नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आनंद सिंह शुरुआत करने जा रहा हूं हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो की। तो आज का जो सेशन होगा 11 नवंबर के हम सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इस सेशन के अकॉर्डिंग हम आज की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है हमारी, ये है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से क्लियर हो गया होगा कि हम तमिलनाडु के स्टेट की बात कर रहे हैं। रिसेंटली ये कंटेक्स्ट में क्यों है? कंटेक्स्ट में इसलिए है क्योंकि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने अभी एक एरिया नोटिफाई किया है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, जिसे उन्होंने अपने जो लीगल प्रोविजन है यूजिंग एक्ट ऑफ 26A, आर्टिकल सॉरी 26A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत इसको किया है। ठीक है। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है, और अब इसी के साथ ये जो स्टेट का 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है तमिलनाडु की। अगर लोकेशन की हम बात करें तो देखो, मैप में मैंने यहाँ मैप लगाया है। मैप के अकॉर्डिंग ये कृष्णागिरी है, ये धर्मपुरी है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे है हमारी जो साउथ की कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। और कृष्णागिरी और इसके रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में है कुछ एरियाज। ये साथ में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जुड़ी हुई है ऊपर वाले इस पर्टिकुलर एरिया से, यहाँ से इस बॉक्स से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आधी कर्नाटक के रीजन में पड़ती है और आधी पड़ती है तमिलनाडु के रीजन में। इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पे आपको 35 मैमल्स देखने को मिल जाएंगे, 238 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी। ये जनरल डाटा है जो अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके नियर बाय एरियाज पे, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको यहाँ मिलेगा, महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये तीन जो हमारे एरियाज हैं ये तमिलनाडु में पड़ेंगे। इसी के साथ बीआरटी टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में, यहाँ पे इस कर्नाटक वाले जोन में यहाँ पड़ेगा। तो ये सारे इसके नियर बाई एरियाज है। ठीक है। तो हमने अभी तक पहली न्यूज में क्या देखा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की है। इसी के साथ ये 17th जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट की वो बन गई है। कृष्णागिरी और धर्मपुरी जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं उनके आसपास का एरिया इस यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। इसके साउथ के जस्ट नॉर्थ में नॉर्थ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में ही स्टेट्स में पड़ती है, लेकिन ये जो सेंचुरी ये कम्प्लीटली तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी विक्रम एस से रिलेटेड है। क्या है विक्रम एस? जैसे कि हम जानते हैं कि इनोवेशन सेक्टर बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। इनोवेशन सेक्टर बहुत बढ़ रहा है और इनोवेशन सेक्टर का प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, प्राइवेट प्लेयर्स का। तो प्राइवेट प्लेयर्स को एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मिली है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री मिल चुकी है। और इंडिया में भी जैसे यूएस में, यूके में जैसे प्राइवेट कंपनीज हमारे एरोस्पेस की प्रोजेक्ट्स तैयार करती हैं, वैसे ही विक्रम एस एक प्रोजेक्ट है, या बेसिकली कहूँ तो एक रॉकेट है। क्या है विक्रम एस? एक रॉकेट है जो कि अ, बनाया है हैदराबाद के बेस, हैदराबाद बेस एक स्पेस फर्म है। ये प्राइवेट फर्म है पूरी तरह, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और इसने अपना जो पहला मिशन है प्रारंभ, इसके तहत विक्रम एस जो फर्स्ट रॉकेट है उसको डिजाइन किया है। विद इन वीक कभी भी इसका ट्रायल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में था। अगर स्पेशल पॉइंट्स देखें तो इंडिया का जो पहला मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट है, ये इंडिया का पहला प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट है। मिशन का नाम है प्रारंभ, देखिए ये रहा प्रारंभ। ठीक है। जो कंपनी का नाम है इट्स स्काई रूट एरोस्पेस, और जो पहला ही रॉकेट है वो है विक्रम एस। इस पिक्चर में ही आपको सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाती है। इंडिया का पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट है ये। ठीक है। इसके अंदर सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है इसके लिए। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी चीज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। लेकिन अब
बात करते हैं कि ये रॉकेट है ना, भेजेंगे, लेकिन ये रॉकेट एज एन ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा, ये वापस आ जाएगा। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है कि इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस जो रॉकेट है इसको बनाया गया है, क्या वो कामगार है, क्या वो काम करने लायक है या नहीं है, ये चीज चेक की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिर्फ मेडल कह लो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको देखा गया है। अब क्या होता है सब ऑर्बिटल फ्लाइट? देखिए मैं समझाता हूं आपको। हमारी ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से जब हम एक रॉकेट को ऊपर की तरफ लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च के बाद जो रॉकेट का काम क्या होता है कि वो सैटेलाइट को स्पेस में ऑर्बिट में छोड़ देता है, और उसके बाद ऑर्बिट से यूं करके ये रोटेशन करके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन जो ये सब ऑर्बिटल स्पेस है, इसकी तो थोड़ी सी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम स्पीड होती है, जिसकी वजह से ये ऑर्बिट में जाके चक्कर नहीं लगाएगा। ये ऑर्बिट में जाके चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि ऑर्बिट में जाके और यू रिटर्न अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और वापस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है सब ऑर्बिटल फ्लाइट। यानी ऑर्बिट में, आउटर स्पेस में जाएगा तो सही, लेकिन वहां रुकेगा नहीं, ऑर्बिट में ये वापस आ जाएगा। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो जो स्काई रूट है, ऐसे 3 रॉकेट्स डिजाइन कर रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो कैरी लोड कैपेसिटी है इसकी 290 केजी से लेके 560 केजी तक है। ये यानी 290 किलो से लेके 560 किलो तक का सामान लेके जा सकता है। और ये सॉलिड फ्यूल यूज करेगा साथ में, ये क्रायोजेनिक फ्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी फिलहाल के लिए तो ये सॉलिड फ्यूल के बेस पे काम करेगा, लेकिन इन फ्यूचर ये क्रायोजेनिक फ्यूल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर अभी रिसेंटली फिर से न्यूज में आया है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, तब ये न्यूज में था। ठीक है, न्यूज में था, लेकिन जब बात आई, अब फिर से ये न्यूज में क्यों आया है, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूनियन होम मिनिस्ट्री, हमारी जो इंडिया की यूनियन होम मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है। उसकी एनुअल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एनपीआर को अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, एनपीआर में वो क्या अपडेशन चाहते हैं, ये देखिए एनपीआर का ये मैंने लोगो लगा रखा है। ठीक है, एनपीआर में ये क्या अपडेट चाहते हैं ये देख लीजिए। जो एनपीआर है इसके अंदर ये चाहते हैं कि ये बर्थ को रजिस्टर करें, डेथ को रजिस्टर करें, और जहां से लोग आते हैं, माइग्रेशन करते हैं, चाहे वो इंटरनल माइग्रेशन हो या चाहे वो इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो, उन सबको रजिस्टर किया जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एनपीआर में यूनियन होम मिनिस्ट्री का ये कहना है। एनपीआर में होता क्या है, जनरली एनपीआर है क्या? ये एक तरह का रजिस्टर होता है, जैसे एक नॉर्मल कॉपी होती है ना, कॉपी की तरह की ये रजिस्टर है, जिसके अंदर यूजुअल रेजिडेंट्स का डाटा होता है। यूजुअल रेजिडेंट्स, अब ये यूजुअल रेजिडेंट्स हमने वर्ड तो यूज कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो स्पेसिफिकली क्या है, कि कोई व्यक्ति भारत में, या कोई भारतीय व्यक्ति किसी और राज्य में, अपने राज्य को छोड़ के किसी और राज्य में, या किसी और डिस्ट्रिक्ट, किसी और एरिया में जाके मिनिमम 6 महीने तक रहता है, या 6 महीने से ज्यादा रहता है। ठीक है, उसको, या कोई व्यक्ति जो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा वहां रहना चाहता है, उसको। और इसके अंदर मतलब उन सबको क्या बोला जाता है, यूजुअल रेजिडेंट बोला जाता है। इसके अंदर हम इंडियंस को और फॉरेन सिटीजन्स को सभी को इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, जैसे कि मैंने बताया और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही तरह के व्यक्तियों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, दोनों ही तरह के रेजिडेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनमें सभी को, इनको मिला के यूजुअल रेजिडेंट होता है। अब इनको यूजुअल रेजिडेंट का जो तमगा है, यानी कि ये टाइटल कह लो, इनको देगा कौन? यूजुअल रेजिडेंट का टाइटल ये खुद ही लेंगे व्यक्ति। अब कोई मुझसे आएंगे, सर्वे वाले मेरे पास आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि भाई आप यहाँ पे रह रहे हो। ठीक है, आप चलो, मैं मान लो कि मैं जाके राजस्थान में रहने लग जाता हूँ, और वो मुझसे पूछते हैं कि हाँ, हाँ जी बताइए, क्या आप राजस्थान में 6 महीने से ज्यादा रुकने वाले हो, या 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा रुकने वाले हो? मैं कहता हूँ हाँ, तो मेरा मान लिया जाएगा कि मैं राजस्थान का अब यूजुअल रेजिडेंट हो गया हूँ। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है एनपीआर के यूजुअल रेजिडेंट्स की।
और इन्हीं का डाटा इकट्ठा किया जाता है। टाइमलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले जब एनपीआर आया था, इसको 2010 में लॉन्च किया गया था, यानी कांग्रेस के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें फर्दर अपडेशन की गई एनडीए की गवर्नमेंट के टाइम पे, और इसको 2015 में अपडेट किया गया था। ठीक है, इसके इस एनपीआर में जो डिटेल्स डाली जाती हैं, लगभग उसमें टोटल 21 पॉइंट्स है। उसके अंदर 21 पॉइंट्स है जिनकी डिटेल्स इनको चाहिए होती है। जैसे कि डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स। आपका डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे, आपके पेरेंट्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस की, यहाँ से पहले आप कहाँ रहते थे। ठीक है, उसके अलावा आपका पैन नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, और ऐसी और भी लिस्ट है। टोटल 21 पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इस आधार कार्ड को देना कंपलसरी है। नहीं, आधार कार्ड को देना कंपलसरी नहीं है। क्या है, आधार कार्ड को देना कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड वॉलंटरी है। आप चाहो तो आधार कार्ड आपका दो, अदरवाइज मत दो। ठीक है, और जो इसके पॉइंट नंबर 1 और 2 है, ये इंक्लूड नहीं किए गए थे 2015 में। 2015 में ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इंक्लूड नहीं किए गए थे, सिर्फ 15 पॉइंट्स को कंसीडर करके 2015 में डाटा बनाया गया था। अब ये पॉइंट नंबर 1 और 2 है क्या। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और 2 है क्या, वो देख लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 1 में ये कह रहा है कि जो डेट एंड प्लेस ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स। दूसरा, लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ये दो पॉइंट्स थे जो 2015 में इंक्लूड नहीं किए गए थे। 2015 में इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया था, अब इन्हें इनकी अपडेशन की डिमांड हो रही। चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज थी हमारी गरुड़ा 7। गरुड़ा 7 जनरली एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है, और एयरफोर्स की बेसिकली इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। कंटेक्स्ट क्या था, क्यों ये न्यूज में आई, क्योंकि जो इंडियन एडमिरल है, इंडियन जो एयरफोर्स के एडमिरल हैं, वो जो चीफ है, और फ्रेंच एयरफोर्स के जो चीफ हैं, इन दोनों ने मिलके ज्वाइन किया जोधपुर में गरुड़ा 7, जो ऑलरेडी एक्सरसाइज चल रही थी उनको। ठीक है, तो ये इस वजह से ये न्यूज में आ गई। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें लर्न एंड इम्बाइब ईच अदर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी हम जो फ्रांस से और फ्रांस इंडिया से हमारी जो एयरफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको सीखेगा और उनको ऑप्ट करेंगे। ठीक है, उनको सीखेंगे, उनको आगे लर्न करेंगे और अपने अंदर ऑप्ट कर लेंगे, और ऑपरेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ग्रोइंग ऑपरेबिलिटी, ये जनरल कह लो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हर एक एक्सरसाइज के। जो ग्रोइंग इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी मुसीबत के दौरान पे या मान लो कभी जरूरत पड़ती है तो आपस में दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स मिलके एक साथ कोऑर्डिनेशन से कोई जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कर सके। इसीलिए ये बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो ये टोटल 7वां एडिशन था, इट इज 7th एडिशन। तो बात करते हैं इसकी पहले वाले एडिशंस की। तो पहले वाले एडिशंस की अगर हम बात करें, तो इसका जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ जो एडिशन है, वो 2003, 2006 और 2014 में, 2003, 2006 और 2014 में, यानी जो ऑड नंबर्स की है, याद रखिएगा, ऑड नंबर्स वाली जितनी भी एक्सरसाइजेस है गरुड़ा की, वो इंडिया में हुई हैं। पहली 2003 में हुई है। ठीक है, उसके बाद 2006 में हुई है, उसके बाद 2014 में हुई है। नेक्स्ट जो इवन नंबर वाली है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स, ये एक्सरसाइज फ्रांस में हुई है। ठीक है, इन्हें फ्रांस में कंडक्ट कराया गया था। और ये 2015, सॉरी 2015 नहीं, यहाँ आएगा 2010 और यहाँ आएगा 2015। 2010 में सेकंड, 2015 में फोर्थ और 2019 में सिक्स्थ एक्सरसाइज हुई है। तो अब देखो कि मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम कराता हूँ, क्योंकि ज्यादातर एक्सरसाइज में क्या लिखा जाता है कि वो एनुअली कंडक्ट की जाती है। कई बार स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या इस एक्सरसाइज को एनुअली कंडक्ट कराया जाता है, या बाई करवाया जाता है, 2 साल में एक बार कराया जाता है, या ट्राई एनियल 3 साल में एक बार कराया जाता है। तो मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज का ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जब इनका मन होता है तब करवा लेते हैं। क्योंकि देखो पहली एक्सरसाइज थी वो 2003 में हुई थी। दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो वो हमारे पास 2006 में हुई थी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2010 में हुई थी, फिर 2015 में हुई है, ठीक है, फिर 2016 में भी एक एक्सेस, 2014 में हुई थी, सॉरी 2014 में हुई, फिर 2015 में एक होती है, और फिर 2019 में, और अब 2022 में सातवीं हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कभी 3 साल का गैप है, कभी 4 साल का गैप है, कभी सिर्फ 1 साल के बाद हो जाती है। तो इसीलिए इसका कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट बनती है तो हमारी वो स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है। ये देखिए एक्स गरुड़ा का मैंने यहाँ पे पोस्टर भी लगा रखा है। ठीक है, एक्स गरुड़ा 7 जोधपुर 2022। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ही इसी आर्टिकल में है कि स्पेशल अट्रैक्शंस क्या थे इस बार इंडिया में। इंडिया की तरफ से क्या स्पेशल अट्रैक्शंस रहे इस बार। इंडिया की तरफ से जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, जिसका नाम तेजस है, अभी रिसेंटली डिजाइन किए गए हैं, इनिशियली तैयार किए गए हैं, और इन्हें सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने इन दो का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम तेजस है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड है, इनको यूज किया है एयरफोर्स ने एक्सरसाइज के दौरान। और फ्रांस की तरफ से 4 राफेल फाइटर्स प्लेन आए हैं, और एक A330 A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो टैंक को भी कैरी करके ले जा सकता है। ठीक है, इसका यूज किया गया है। तो आज के लिए हमारी इतना ये जो सेशन है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बड़ी स्माइली वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय फॉर नाउ।